नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के बदरू और बारसो में 2 आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया है। लश्कर के इन आतंकी ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। सेना की 50 RR राष्ट्रीय राइफल्स यानी CRPF की बटालियन 130 और अवंतीपुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अवंतीपुरा के बदरू और बारसो वन क्षेत्र में लश्कर के आतंकियों के छिपने का ठिकाना बनाया गया है। इसी सूचना के आधार पर सेना, CRPF और पुलिस द्वारा इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया और यहां पर इस आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था जल्द ही और पुख्ता की जाएगी। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा चुके हैं और कुछ और उठाए जाएंगे। हालांकि प्रतिनिधियों को खुद भी एहतियातन बरतने की जरूरत है। बुधवार को सिन्हा ने उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद पहली बार अपने सार्वजनिक संबोधन में यह आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वाले करदाताओं के लिए पारदर्शी करदान ईमानदारी का सम्मान नामक एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर ईमानदार करदाताओं की तारीफ तो करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसे करदाताओं के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है। इस नए कर प्लेटफॉर्म तहत करदाताओं को फेसलेस असिस्टेंट, टैक्स पेयर्स चार्टेड फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब कर देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी लगातार जारी है। गुरुवार को फिर एक दिन में संक्रमित मरीजों के मामलों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बुधवार को 66,999 नए मामले सामने आए। ये छठा दिन है जब 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,96,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गई है और जांच में भी तेजी आई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में लगातार तीसरे दिन भी कोई सुधार नहीं हुआ है। गुरुवार को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने मुखर्जी की स्थिति को लेकर जानकारी साझा की। अस्पताल ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत में आज सुबह से कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं प्रणब मुखर्जी की चिकित्सा स्थिति को लेकर अफवाहें भी फैल रही हैं, जिसका उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने खंडन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दाखिल कर राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक समूह की पहचान के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि इन लोगों की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दाखिल कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2 की वैधता को भी चुनौती दी थी। उपाध्याय ने कहा था कि यह धारा न सिर्फ केंद्र की बेलगाम शक्ति प्रदान करती है, बल्कि मनमानी वाली, तर्कहीन और अपमानजनक भी है। सीमा विवाद को लेकर चल रहे तनाव के बीच भारत और नेपाल अगले सप्ताह आपस में वार्ता करेंगे। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि वार्ता के दौरान नेपाल में भारत के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि 17 अगस्त को वार्ता में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा और नेपाली विदेश सचिव शंकर दास बैरागी हिस्सेदारी करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में लगभग 2,14,000 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इसको मिलाकर दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। इस समय की 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।